हेलो स्टूडेंट्स, एसएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोकतंत्र के गुणों से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। गुणों को पढ़ने से पहले, लोकतंत्र की विशेषताओं को पढ़ने से पहले हमने एक बात को देखा था कि जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह हर बात और हर तत्व के भी दो पहलू सामने आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी सकारात्मक और नकारात्मक। यहाँ हमने पिछले टॉपिक में लोकतंत्र के गुणों की चर्चा की, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोकतंत्र में कोई दोष नहीं हो सकते। हर किसी के अंतर्गत अच्छाइयों के साथ बुराइयां होती हैं, तो बुराइयों के साथ अच्छाइयां भी हैं। उसी तरह लोकतंत्र एक अच्छी शासन प्रणाली है, हम ये कहते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंतर्गत कोई कमियां देखने को मिलेंगी ही नहीं। आज हमारे देश के अंतर्गत जहां लोकतांत्रिक शासन है, लोकतांत्रिक शासन होने के बावजूद भी यहाँ कई कमियां, कई दोष और कई चुनौतियां हमारे सामने देखने को आती हैं। आज उसी क्रम में हम लोकतंत्र के दोषों की चर्चा करेंगे। तो हम देख सकते हैं, लोकतंत्र का पहला दोष लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण। क्या है इसका मतलब? लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि व विवेक संपन्न मानता है। अर्थात लोकतंत्र जहां जनता का शासन है, तो इस शासन प्रणाली के अंतर्गत ये माना जाता है कि जनता बुद्धिमान है, विवेक संपन्न है, वह सोचने समझने की क्षमताओं को रखती है, इसीलिए उसे मत देने का अधिकार दिया गया है। अर्थात अपनी शासन प्रणाली को चुनने का, अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का अधिकार दिया हुआ है। लेकिन कुछ आलोचक ये कहते हैं कि व्यक्ति मूलतः ऐसा अबौद्धिक प्राणी है, अबौद्धिक अर्थात जिसमें बुद्धि नहीं है, ऐसा अबौद्धिक प्राणी है जो अपनी बुद्धि से नहीं अपितु अपने संवेगों से संचालित होता है। संवेग, पहले इस शब्द का अर्थ समझें। मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने, एक मनोवैज्ञानिक का नाम आता है मैकडूगल ने, व्यक्ति के 14 प्रकार के संवेग बताएं। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, प्रेम, डर, ऐसे 14 प्रकार के संवेग हैं। और मनुष्य जो कार्य करता है वो इसी संवेगों के तहत कार्य करता है। अर्थात जब भी चुनाव होते हैं या सरकार का चयन किया जाता है, उस समय व्यक्ति अपनी बुद्धि से नहीं अपितु अपने संवेगों से सोचकर निर्णय लेता है। एग्जाम्पल के रूप में, यदि कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जो मतदाता की जाति का है, तो मतदाता अपनी जाति के व्यक्ति को ही वोट देगा। एग्जाम्पल हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि दो उम्मीदवार हैं, ए और बी। मत देने वाले जो लोग हैं वो एक्स जाति के हैं। ए व्यक्ति
भी एक्स जाति का है, जबकि वी व्यक्ति वाई जाति का है। ए व्यक्ति अशिक्षित है या कह सकते हैं अयोग्य है, जबकि बी व्यक्ति शिक्षित और योग्य है। लेकिन उसके बावजूद भी जब एक्स जाति के मतदाता वोट देंगे तो वह बी को ना देकर वह वोट देंगे ए को। कारण है कहीं ना कहीं एक स्वार्थ छुपा रहता है, और वो स्वार्थ है अपनी जाति का। अर्थात व्यक्ति ने यहाँ दिमाग से कार्य नहीं किया, अपितु भावनाओं में रहकर उसने जातिवाद को अपनाया और मत दिया ए नामक व्यक्ति को। तो ऐसे में लोकतंत्र सच्चे अर्थों में लोकतंत्र नहीं बन पाता, अपितु लोकतंत्र की जगह यहाँ भीड़ तंत्र दिखाई देता है। लोगों की तो भीड़ है, भारी मात्रा में जनसंख्या है, लेकिन ये जनसंख्या स्वयं विवेक से निर्णय लेने की बजाय संवेगों के माध्यम से निर्णय लेती है। ऐसे में कई बार निर्णय गलत साबित होते हैं और सरकार जो निर्वाचित होकर आती है वो बेहतर कार्य नहीं कर पाती। तो ऐसे में लोकतंत्र के अंतर्गत दोष बना रहता है। दूसरे दोष की बात करें, उदासीन मतदाता। मतदाता का मतलब है मत देने वाले उदासीन हैं, अर्थात जब भी चुनाव होते हैं आज तक के रिकॉर्ड के अंतर्गत कभी भी 100% चुनाव नहीं हो पाए। कारण है वोट देने वाले लोग अर्थात मतदाता अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक नहीं है, सजग नहीं है। काफ़ी प्रयासों को करने के बावजूद भी मतदान का प्रतिशत 50 से लेकर 60 या अधिकतम 70% तक होता है। कारण है देश की अधिकांश आबादी या तो मध्यम वर्गीय है या निम्न वर्गीय है। वे लोग जिनके पास 2 वक्त का भोजन नहीं है, वे लोग जो नियमित रूप से रोजगार करते हैं, पर डे कमाते हैं, पर डे खाते हैं, अर्थात हम ये कहें कि रोज़ कुआं खोदने वाले और रोज़ पानी पीने वाले लोग यदि एक दिन चुनाव देने के लिए यानी वोट देने के लिए लाइन में खड़े होंगे तो स्वाभाविक है उनकी एक दिन की मजदूरी कटेगी। अब उनको एक दिन यदि मजदूरी नहीं मिलेगी तो उनके सामने आर्थिक संकट आ सकता है। परिणामतः ये लोग वोट देने में रुचि नहीं रखते और लोकतंत्र सच्चे अर्थों में लोकतंत्र नहीं बन पाता। अधिकांश लोग ये भी जानते हैं कि लोकतंत्र में कई दोष हैं और हम चाहे कितना ही प्रयास कर लें, सरकार कोई सी भी आ जाए, लेकिन ये सरकार हमारे लिए कार्य नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में इन्हें कोई मतलब नहीं होता कि किसे वोट दिया जाए या वोट ना दिया जाए। आज भी देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ना तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं, ना राष्ट्रपति का। ऐसी स्थिति में जब उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि देश की शासन प्रणाली में शासन कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या नियम या कानून बनाए जा रहे हैं, तो ये लोग लोकतंत्र में रुचि नहीं रखते और वोटों का प्रतिशत हमेशा निम्न बना रहता है। उसी क्रम में आगे चलें तो तीसरा दोष आता है अनउत्तरदायी शासन। जहां लोकतंत्र के गुणों में हमने एक विशेषता देखी थी इसकी उत्तरदायी शासन, यानी लोकतांत्रिक सरकार जनता के जवाबों के प्रति, सवालों के प्रति उत्तरदायी है।
लेकिन ये सिर्फ सैद्धांतिक रूप से दिखाई देता है। व्यवहारिक रूप से लोकतंत्र उत्तरदायी नहीं है, यानी अनउत्तरदायी है। कारण है कि लोकतांत्रिक सफलताओं की जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति लेना चाहता है। सफलताओं का श्रेय प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, लेकिन असफलताओं की जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता। अच्छा कार्य हुआ तो हमने किया और बुरा कार्य किया तो दूसरों ने किया। ये ना सिर्फ लोकतंत्र के अंतर्गत मौजूद है, अपितु व्यवहारिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत भी ये दिखाई देता है। ऐसे में यदि कभी कोई कमी सामने आती है या कोई गलत निर्णय सरकार के द्वारा ले लिया जाता है, तो सरकार ऐसे निर्णयों की जिम्मेदारी नहीं लेती और ऐसे मुद्दों को दूसरों के ऊपर थोपा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सैद्धांतिक रूप से चाहे उत्तरदायी दिखाई दे, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये उत्तरदायी नहीं है। सरकार जनता के प्रति किसी भी प्रकार के लिए जागरूक दिखाई नहीं देती। इसी क्रम में आगे चलते हैं और चौथा पॉइंट आता है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। बुद्धिजीवी वर्ग अर्थात विवेक संपन्न वे लोग जो शिक्षित हैं, समझदार हैं, ये जानते हैं कि लोकतंत्र के अंतर्गत तमाम कमियां हैं और लोकतंत्र में गुणों की अपेक्षा संख्या को महत्व दिया जाता है। इस बात को हम भी जानते हैं कि हमारे देश के अंतर्गत अशिक्षित लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आज भी देखा जाए तो हमारे देश की साक्षरता का प्रतिशत 73% सामने आता है, यानी लगभग 27% लोग ऐसे हैं जो आज भी अशिक्षित हैं। अब यहाँ अगर ये देखा जाए कि लोकतंत्र में संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है, तो बहुमत के आधार पर वे लोग जो किसी एक व्यक्ति को मत दे देते हैं, सत्ता में उसका चयन हो जाता है, चाहे वे उस योग्य हो या नहीं। ऐसे में बुद्धिजीवी वर्ग कभी भी इस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाता और लोकतंत्र की बजाय भीड़ तंत्र बनकर रह जाता है। अगला पॉइंट, संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन। राजतंत्र के अंतर्गत ये एक अच्छी बात होती है। हालांकि राजतंत्र भी एक दोषपूर्ण शासन प्रणाली है, लेकिन इस पॉइंट के लिहाज से राजतांत्रिक प्रणाली सबसे अच्छी प्रणाली है। कारण है, यदि कभी कोई दूसरा देश युद्ध करता है, हमला करता है, तो राजा को मालूम है कि लड़ना है या समर्पण करना है, यानी अच्छा करना या बुरा करना जो भी है उस राजा को ही करना है, राजा की ही जिम्मेदारी है। ऐसे में राजा तुरंत निर्णय लेता है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत निर्णय लेने में काफ़ी समय लगता है। सत्ता विकेंद्रित होती है, अर्थात सत्ता एक के हाथों में नहीं अपितु सत्ता कई नेताओं के हाथों में होती है। संसद के अंतर्गत बैठक बुलाई जाएगी, लोकसभा राज्यसभा की मीटिंग होगी, मंत्री परिषद उस पर अनुमति प्रदान करेगी, कानूनों का निर्माण किया जाएगा और उसके पश्चात कोई निर्णय साकार होगा। इतने में हो सकता है दूसरा देश हम पर हमला कर दे और काफ़ी मात्रा में देश को नुकसान पहुंचे। तो सबसे बड़ी स्थिति ये आती है कि संकट के अंतर्गत संकट काल में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में शीघ्र निर्णय नहीं हो पाता, जो लोकतंत्र के लिए
एक खतरा बना हुआ है। इसी क्रम में लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है। लोकतांत्रिक राज्य पूंजीवादी राज्य होते हैं। पूंजीवादी अर्थात पूंजी को बढ़ावा देने वाले। पिछले टॉपिक में एक बात कही थी कि जिस शब्द के पीछे वाद आ जाए उस शब्द का आशय होता है बढ़ावा देना, और जिस शब्द के पीछे वादी आ जाए उस शब्द का आशय होता है बढ़ावा देने वाले। तो पूंजीवादी राज्य अर्थात पूंजी को बढ़ावा देने वाले राज्य। लोकतांत्रिक राज्य आर्थिक साम्राज्यवाद की स्थापना चाहते हैं, अर्थात हर राज्य हर देश ये चाहता है कि वह दूसरे देशों के मुकाबले आर्थिक रूप से ज़्यादा संपन्न हो और विकसित हो। ऐसे में एक लोकतांत्रिक राज्य आर्थिक मामलों में दूसरे राज्य से यानी दूसरे देशों से आगे निकलने का प्रयास करता है, जो विश्व शांति के लिए खतरा बना हुआ है। ध्यान रखना, यहाँ आर्थिक साम्राज्य की बात हो रही है, यहाँ सीमाओं पर कब्जा करने की बात नहीं है। सीमाओं पर कब्जा करना राजतंत्र की विशेषता है। लोकतंत्र के अंतर्गत सीमाओं पर कब्जा नहीं किया जाता, अपितु लोकतंत्र के अंतर्गत आर्थिक साम्राज्यवाद को बढ़ाया जाता है। लेकिन हम पूरी तरह से ये भी नकार नहीं सकते कि लोकतंत्र में सीमाओं पर कब्जा नहीं होता। वर्तमान स्थिति की यदि बात करें तो कई पड़ोसी राष्ट्र ऐसे हैं जो साम्राज्यवादी नीति को अपनाए हुए हैं और लगातार अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहे हैं। तो लोकतंत्र के अंतर्गत भी कई दोष हैं, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक अच्छी शासन प्रणाली है। कारण है कि लोकतंत्र एक अच्छी शासन प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र से बेहतर कुछ और नहीं है। जिस दिन लोकतंत्र से बेहतर शासन प्रणाली अस्तित्व में आएगी, उस दिन उस नई शासन प्रणाली को अपनाया जाएगा। लेकिन जब तक नई शासन प्रणाली अस्तित्व में नहीं आती, तब तक हम ये कह सकते हैं कि सबसे अच्छी शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। मैं इस बात को फिर कहूँगा कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अच्छी शासन प्रणाली है, लेकिन इसलिए क्योंकि इससे बेहतर कुछ और नहीं है। राजतंत्र हो, अधिनायकवाद हो, सैनिक शासन हो, इन सभी शासनों में दोष पाए जाते हैं। लोकतंत्र में भी दोष हैं, लेकिन अन्य शासन प्रणालियों के मुकाबले लोकतंत्र के अंतर्गत दोषों में कमी है। परिणामतः लोकतंत्र एक बेहतर शासन प्रणाली के रूप में अस्तित्व में आया है, और आज विश्व के कई देश ऐसे हैं जहां इस शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आगामी टॉपिक के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद विकास पारेख। तब तक के लिए धन्यवाद।